हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, नव निर्माण के बाद आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ निराला भाई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपने हिंदी का पेपर पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको फोकस कहाँ करना है और कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, 10वीं जैसा तो अब है नहीं हिंदी, तो एक बार आप पेपर पैटर्न चैंपियन जैद हिंदी क्लास 12 करके सर्च कर लो। ठीक है, पेपर पैटर्न हिंदी क्लास 12 चैंपियन जैद करके सर्च कर लो। उस पर कुछ 7.9 के व्यूज़ होंगे। ठीक है, वो वाला वीडियो देख लो आप लोग, मतलब 7,000 के आसपास व्यूज़ होंगे। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, आपको किस पे ध्यान देना है। और एक वीडियो और है स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर हिंदी, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लो। उसके बाद आप चैप्टर्स को पढ़ते हो तो ज़्यादा बेहतर आप समझोगे। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि बेसिकली 12th में हमारा ध्यान लैंग्वेजेस पे नहीं होता, हमारा ध्यान PCM, PCB, PCMB ये सब पे होता है ना। चलो ठीक है, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। लेखक के बारे में, मतलब लेखिका के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मतलब इन्हें कवित्री के रूप में सब लोग जानते थे ज़्यादा। ठीक है, आप जितनी सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये पोएम्स ही लिखती थी। कवित्री मतलब समझते हो ना, जैसे कवि होता है वैसे ही फीमेल को हम कवित्री बोलते हैं। तो ये सिर्फ कविताएं नहीं लिखती थी बल्कि कहानियां भी लिखने में काफ़ी ज़्यादा विख्यात थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ है। छायावादी युग दोस्तों, जैसे युग होता है ना एक ईरा टाइप, जैसे हर एक चीज़ का एक ईरा होता है। हम बोलते हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन का वो ईरा था 70s का, 80s का, शाहरुख खान का ईरा था 90s का, 20s का, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही कवियों में भी और लेखकों में भी मतलब छायावादी युग था। और ये युग 1917 से 1936 तक माना गया है शायद, मेरे हिसाब से। ठीक है, और उसकी एक प्रमुख स्तंभ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें फेमस पर्सनैलिटी थी। जैसे अभी 70s और 80s के जैसे प्रमुख स्तंभ की बात करें तो जैसे अमिताभ बच्चन जी वैसा, है ना। तो आपके लिखे रेखा चित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। मतलब सामाजिक स्थितियाँ जो चल रही हैं, मतलब जो भी समाज में चल रहा है, समाज में इनको जो भी सही गलत लगता है उसके बारे में भी अपनी जो लेख है उसमें लिखती हैं, है ना। और रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, ओके। तो इसलिए वे काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। मतलब इसीलिए जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो कई सारी मूवीज़ सोशल इश्यूज़ पर भी बनाई जाती हैं, तो वो मूवीज़ हमारे दिल पे जैसे हिट कर जाती हैं, वैसे इनके बारे में कहा गया है। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा, ठीक है, उपाधि से संबोधित किया है। आलोचक मतलब क्रिटिक्स, जैसे मूवीज़ के क्रिटिक्स होते हैं जो रिव्यू करते स्टार देते हैं, तो उन लोग इन्हें क्या बुलाते हैं? आधुनिक मीरा। और जो कवि निराला हैं उन्होंने इन्हें क्या बुलाया है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बुलाया इन्होंने। ओके, तो सरस्वती माँ के समान इन्हें संबोधित किया गया है कवि निराला द्वारा। ओके, आपका निधन 1987 में हुआ। ठीक है, 1987 में इनका निधन हुआ। प्रमुख कृतियाँ ये आपको याद करनी होती हैं, आपको पता है, तो 2 याद कर लो कोई भी। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा आप लोग देख सकते हो, यामा, है ना, दीप शिखा, कोई भी आप लोग, अदित के स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग खाली प्रमुख कृतियाँ याद करो, ऐसा मत याद करो कि ये इनके निबंध था, ये इनका रेखा चित्र था, ऐसा मत याद करो। ठीक है, रेखा चित्र मतलब वही जो आप एक किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने रेखा चित्र लिखा किसी राजा के बारे में, है ना, कोई हरिश्चंद्र नाम के कोई राजा थे, हरिश्चंद्र वर्मा, इंद्र वर्मा, है ना, तो उनके बारे में मैं कुछ लिखूँ बायोग्राफी टाइप, तो वो रेखा चित्र होता है। वैसे यहाँ पे इन्होंने अपने परिवार के बारे में, वो रेखा चित्र है। अच्छा, विधा परिचय, ठीक है, कौन से टाइप की है? आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइप में जो चल रहा है। ठीक है, संस्मरण विधा मतलब संस्मरण मतलब क्या? किसी चीज़ को याद करना। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। मतलब हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि भाई कोई एक बंदा आता है और वो कोई एक लाइन बोल देता है, उससे हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है ना। तो ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से जैसे मैं अभी किसी बंदे को याद कर रहा हूँ, मैं अपने किसी पुराने दोस्त को याद कर रहा हूँ और उसको याद करते हुए मैं कोई चीज़ लिखूँ तो उसको संस्मरण विधा में आता है ना। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है, हमारा मन होता है कि भाई हम उस दोस्त के बारे में लिखें, है ना। लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आया हो, आप उसके बारे में ज़रूर एक बार लिखना चाहोगे, है ना। खैर आज के मोबाइल के टाइम में तो लोग ये सब भूल गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है, आप खुद सोचो, है ना।
स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। मतलब स्मृति मतलब क्या, मेमोरी। मेमोरी के बेसिस पे हम लोग जो भी लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संस्मरण साहित्य कहते हैं। पाठ परिचय मतलब पाठ में क्या दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। निराला कौन है, एक कवि हैं और एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ मतलब क्या होता है दोस्तों, फक्कड़ मतलब बेसिकली जो नॉनसेंस बोले, ठीक है। फक्कड़ मतलब एक तरीके का नॉनसेंस आप लोग बोल सकते हो, बट डायरेक्टली ऐसा बोलना सही नहीं है। निर्धनता में जीवन यापन मतलब उसके जैसा आप बोल सकते हो। निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। मतलब खुद तो अपना जीवन जो है वो बिना धन के उन्होंने जिया, बट बाकियों का जो आर्थिक दुख था उसका बोझ उन्होंने खुद उठाया। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। परिवार में जो भी दिक्कतें थी उसको सहा भी और उन्होंने अपने कविताओं में उतारा भी। आतिथ्य करने में उनका मन, उनका अपमान, उनका अपनापन देखते ही बनता था, ठीक है। मतलब जब भी वो कविताएं लिखते थे तो उसमें जब वो लिखते थे उस चीज़ के बारे में तो उसमें उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता, ठीक है, को रेखांकित करती हैं। काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रहते थे ये अपने कलीग्स के लिए, ठीक है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हृदय भाव था उनका, मतलब काफ़ी ज़्यादा दयालु थे वो। वे मानवता के पुजारी थे, ह्यूमैनिटी के पुजारी थे, ठीक है। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया। अब ये लेखिका है हमारी श्रीमती महादेवी वर्मा, ठीक है। इन्होंने किस तरीके से निराला भाई के बारे में लिखा हुआ है, निराला भाई चैप्टर का नाम भी है ना। तो चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्या लिखा हुआ है उन्होंने। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं मिट नहीं सकी, ठीक है। मतलब एक युग बीत गया, एक ईरा बीत चुका है, 1 साल 10 साल नहीं, पूरा एक ईरा बीत चुका है, बट फिर भी एक जो अश्रुमुखी मतलब आंसू वाला कोई एक चेहरा, ठीक है। सावनी पूर्णिमा की रेखाएं मतलब ये बेसिकली आप इस तरीके से कह सकते हो जैसे कोई लाइनिंग हो, ठीक है, कोई प्रभाव हो, वो मिट नहीं सका है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। मतलब जो रेखाएं हैं वो इतनी ज़्यादा गीली हैं कि वो अभी तक सूखी नहीं है और उनका मिटना तो दूर की बात है। फिर मतलब इस तरीके से ये कहना चाहती है कि उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है, ठीक है, अभी तक सूख भी नहीं पाया। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप लोगों को कोई जख्म हुआ तो जख्म पहले सूखता है फिर वो घाव हट जाता है ना। तो इस तरीके से इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव अभी तक सूखा भी नहीं है, तो हटना तो दूर की बात है। वही उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है। आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है। पढ़ते हैं। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही निराला भाई जी से पूछ बैठी थी, आपको किसी ने राखी बांधी? अवश्य उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। मतलब वो चित्र देख रही थी जिसमें जो यजमान थे वो क्या कर रहे थे, राखी लेकर घूम रहे थे, ठीक है, ढेर सारी राखी लेकर घूम रहे थे। तो ऐसा हमारे दिमाग में आता ना, जैसे हम कोई फोटो देख रहे हैं, अब फोटो में हमने देखा कि भाई सामने वाले बंदे ने बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग की है, तो बाजू में हमारे कोई बैठा है तो हमारे दिमाग में आता है ना कि यार तुमने कभी ये ड्रेस ट्राई की है। तो वैसे ही उनके सामने जो उनका चित्र था, मतलब ऑब्वियसली पेंटिंग रही होगी, वो पेंटिंग उन्होंने देखा तो उस पेंटिंग में क्या था, यजमान जी जो थे वो क्या कर रहे थे, राखियां लेकर घूम रहे थे, है ना। तो राखियों को देखकर उनके दिमाग में आया कि यार पूछती हूँ इनसे। तो ये पूछ बैठी उनसे और उनकी कलाई पर भी कोई राखी नहीं थी, है ना, बंधन शून्य, मतलब कोई कलाई पर उनके कुछ भी नहीं था, है ना, कोई भी राखी वाखी नहीं थी। तो उन्होंने पूछ बैठी कि क्या आपको किसी ने राखी बांधी है? पर अपने प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्षण भर के लिए चौंका दिया। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने उन्हें मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। मतलब उनके जो उत्तर था वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। देखते हैं उत्तर क्या था। तो उनका उत्तर था, कौन बहिन हम जैसे बुक्कड़ को भाई बनावेगी। ये थोड़ा देसी भाषा में उन्होंने उत्तर दिया अपना कि मतलब कौन बहिन ऐसी होगी जो हमें भाई बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे बुक्कड़ मतलब वो नहीं जो बहुत ज़्यादा खाना खाए, बुक्कड़ मतलब एक तरीके से निर्धन की तरफ इशारा किया गया, जिसके पास धन वन ना हो जाता, है ना। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उनके हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मतलब बेसिकली अब जो कवित्री हैं, जो श्री महादेवी वर्मा जी हैं, ये कहती हैं कि मैं उत्तर देने वाले के जो कवि थे, जो निराला भाई जी थे, उनके उत्तर देने वाले की व्यथा थी, ठीक है, या फिर कोई चुनौती थी,
यह पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उनके जीवन के बारे में जानना ही था, इसलिए मेरा ध्यान उनकी कलाई पर गया, जिस कलाई को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि भाई उनसे मतलब अर्चना भी हुई है तथा बर्तन भी मांजे गए हैं तथा पानी भरने जैसे कठिन काम भी उन्हीं हाथों द्वारा हुए हैं तथा मिट्टी का श्रृंगार भी उन्हीं हाथों से उन्होंने किया है। मतलब बेसिकली जैसे कोई ऐसे इंसान का हाथ है जिसने बहुत ही ज़्यादा श्रम किया अपने जीवन में, तो वो हाथ देख के समझ में आ जाता है। तो वही कवित्री यहाँ पे वर्णन कर रही हैं कवि के बारे में, मतलब निराला भाई के बारे में। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत के आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर के अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं। जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा चित्रधार पा लेना सहज नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली यह निराला भाई के बारे में वर्णन करते हुए यह कह रही हैं कि उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा असाधारण रहा है। ठीक है, उनके जीवन को लेकर बहुत सारी हम लोग बातें जान सकते हैं, बहुत सारी कथाएं हम लोग लिख सकते हैं, उनके जीवन की झांकी हमें बहुत ज़्यादा मिल सकती है। झांकी मतलब थोड़ा सा उसके बारे में जानना, परंतु उस सभी को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उन सबको संभालने वाला मिलना इतना आसान नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो उनके जीवन के बारे में दी हुई झांकियों को संभाल सके। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने से असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। मतलब वो जो कवि थे, निराला कवि जो थे, उनके जीवन को उनका जीवन कैसा काफ़ी उलझा हुआ था। तो हमेशा जैसे हमारे कोई दोस्त है तो हमारी इच्छा क्या होती है कि हम उसके जीवन को थोड़ा सा सुलझा दे, थोड़ा आसान बना दे। कोई दिक्कत है तो हमसे उससे पूछे क्या बात है ना। तो इन्होंने भी कोशिश की कि उनके जीवन को थोड़ा सा आसान बना दें, बट इस कोशिश पर उन्हें अब हंसी आती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता का तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने जो अपना जीवन था उसका वो मतलब जो भी अपनी लाइफ में कर रहे थे, वो जो डिसकम्फर्ट में जी रहे थे, उसकी आलोचना जब ज़्यादा हुई तो उसके बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। मतलब यहाँ पे ये कह रही हैं कि निराला जी ने उन्हें वो पैसे दिए और कहा कि मेरे अब बजट बना के दो, जब इन्हें 300 रुपये मिले थे। ठीक है, निराला कवि को क्या हुआ, 300 रुपये मिले तो उन्होंने कहा मेरे खर्चे का बजट बना के दे दो। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दुष्कर मतलब क्या होता है। दुष्कर मतलब बेसिकली होता है डिफ़िकल्ट, है ना। तो उन्हें पता है कि भाई जिनको व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है तो उनके लिए ये बजट बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। ऑलरेडी वो उनके व्यक्तिगत हिसाब रख रही हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना वह मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रससाक्षी में 30 दिन बीतते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो ना तो चादर लंबी करना आप लोग समझते होगे, है ना, बजट बढ़ाना, और पैर सिकोड़ना मतलब क्या, खर्चे कम करना। पैर सिकोड़ना मतलब खर्चे कम करना, चादर लंबी करना मतलब बजट बढ़ाना। तो वो दोनों ही नहीं करने दे रहे थे। और इसी तरीके से ये विचित्र, ये अजीब जो रस्सा कश्शी का खेल था, रस्सा कश्शी आप समझते हो ना, जो रस्सी खींचते हैं एक दूसरे की तरफ से, है ना। तो कुछ वैसा सीन था, ना इस पार जा रहे थे ना उस पार जा रहे थे, और यही खेल चलता रहा 30 दिनों तक। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाले भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये कह रही हैं कि जैसे कोई परीक्षा हुई तो उसमें 100 में से 10 नंबर तुम्हारे आए, फिर भी तुम 0 वाले को देख के कहोगे कि भाई मेरे तो इससे ज़्यादा आए हैं है ना। अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। मतलब इन्होंने नमक से लेकर चप्पल से लेकर मकान के किराए तक सब कुछ जब इन्होंने बजट बनाकर दिया और वो बजट एकदम जब सही बैठ गया, ठीक है, तो उसके बाद जो ये थी इनको क्या हुआ, अपनी जो अर्थशास्त्र मतलब बेसिकली अपनी इकोनॉमिक्स पर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ, है ना। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। ठीक है, मतलब गर्व होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ दूसरे ही दिन से। कैसे, वे सवेरे ही पहुँचे, 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी की परीक्षा शुल्क जमा करना है,
अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। मतलब इन्होंने पूरी तरीके से बजट बनाते के दे दिया कि भाई 300 में से इतने यहाँ खर्चा करने, इतने यहाँ खर्चा करने, प्रॉपरली बजट बैठ गया। अगले ही दिन सुबह कुछ ऐसा कांड हुआ कि भाई उन्हें अपने बजट जो बनाया था इन्होंने वो पूरा व्यर्थ हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अगले ही दिन वो सुबह आए और बोले एक बच्चा है जिसकी मुझे फीस भरनी है 50 रुपए, और अगर फीस नहीं भरूंगा तो उसे बैठने नहीं देंगे एग्जाम में। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। संध्या होते होते मतलब शाम होते होते किसी मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता भी पड़ गई। उसके बाद दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। ठीक है भाई, 40 रुपया उन्हें भी देना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी की विवाह के लिए 100 देना पड़ा। ठीक है, 100 देना अनिवार्य हो गया, मतलब कंपलसरी हो गया। मतलब देखो खर्चे कैसे हो रहे, 50 रुपये पहले उस विद्यार्थी को दिए, फिर 40 रुपये किसी मित्र को दिए, फिर उस तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर दिया। हाँ ठीक है, 40 रुपये तांगे वाली की माँ को, ठीक है। और फिर उसके बाद दोपहर को किसी दिवंगत मित्र के विवाह के लिए 100 रुपये, तो 190 रुपये तो यहीं पे खर्चा हो चुका है ना। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवसायी के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। मतलब अब भाई उनको क्या था भाई, उनको खर्चा मांगते गए, ये देती गई, और इस तरीके से खर्चा करते करते सब कुछ खत्म हो गया और अब इनके हत्थे आ गया पूरा खाता, है ना। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। ठीक है, मतलब इतना जो बिना सोचे समझे जो ये खर्चा करते हैं, ठीक है। ऑर्डरदानी, दानी मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा दान करे, है ना। और ऑर्डर मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो दान करे, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा दान करने वाले इस इंसान को अगर नहीं रोका गया तो ये भी मुझे अपनी स्थिति में लेकर जाएंगे। मतलब जिस तरीके से वो निर्धन है वैसे ही मैं भी हो जाऊंगी। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने कभी भी उनका बजट बना के नहीं दिया। हुआ क्या था, 300 रुपये उन्होंने लाए थे, बजट बना के दिया था, और फिर अलग अलग लोगों को उन्होंने पैसे बांट दिए। बजट तो पूरा रजिस्टर हो गया, 7 ही दिन में पूरे पैसे खत्म हो गए, और उसके बाद से इन्होंने कभी बजट बनाया नहीं। बड़े प्रयत्न से बनवाई गई रजाई, ठीक है, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके रजाई बनाई, कोट बनाई, तो वो दान कर दिया तुरंत उन्होंने। निराला जी के बारे में लिखा था ना शुरू में ही चैप्टर के कि भाई हमेशा दूसरों का ही बोझ वो ढोते रहे, तो इस तरीके से हुआ, है ना। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। ठीक है, मतलब बेसिकली जो निराला जी के पास श्रद्धेय मैथिली शरण जी गए क्या करने, आतिथ्य ग्रहण करने गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था कि भाई जो निराला जी थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे, है ना। तो मतलब वो कभी भी अपने बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं थे। उनको कोई भी काम पड़ा दूसरे के लिए तो बिना सोचे समझे वो उसकी हेल्प कर देते थे। तो अभी क्या हुआ, मैथिली शरण जी क्या करने गए, आतिथ्य ग्रहण करने गए। आतिथ्य मतलब मेहमान बनकर गए वहाँ पर, और उन्हें मेहमान नवाजी करनी थी। ठीक है, बगल में गुप्ता जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो उस रूम में लेकर गए उन सभी को, छोटा सा रोशनी दिखाते हुए। ठीक है, दिया सलाई मतलब क्या, दिया सलाई कैसे मैं आपको समझाऊँ, मतलब छोटा सा प्रकाश आप समझ सकते हो। ठीक है, और उस पर वो क्षीण अंधकार मतलब अंधकार से जाते हुए, तंग सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और उससे लेकर वो अपने रूम तक लेकर गए जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा कलेक्शन रखा था, जो भी उन्होंने बुक वगैरह लिख रहे, जो भी मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ पे दिख रहा था। तो मूक साक्षी मतलब वो चीख कर कह रहा था कि यहाँ पर मतलब बेसिकली ऐसा हो गया कि भाई जैसे मैं जहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे तुम घुस जाओ, तो वहाँ पे बुक्स रहेंगी, मार्कर रहेगा, बोर्ड रहेगा, है ना, तो वो एक मूक साक्षी कहलाएगा। तो वैसा कुछ। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, मतलब बेसिकली जो बत्ती थी वो आधी जली हुई थी और ऊपर से जो तेल था, मिट्टी का तेल जो था वो भी खाली था दिए में, है ना। तो बेसिकली मतलब गरीबी को यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। तो अपने नाम की सार्थकता, ठीक है, जो कि एक मतलब हर एक व्यक्ति को क्या होता है कि जैसे उसका कोई एक कार्य है तो उस कार्य के लिए वो हमेशा अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता है
है ना। तो अभी जैसे ये दिया वगैरह है ना, तो ये क्या करते हैं, रोशनी देते हैं, तो उनकी एक सार्थकता हुई, सार्थकता मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंस, है ना। तो वो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जल उठे थे ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे भाई, जैसे मेरा जो काम है मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तुम वही नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, वह आलोक रहित सुख सुविधाएं, घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था, ठीक है। मतलब वहाँ पे सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुख सुविधा शून्य घर, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता, ठीक है। मतलब जैसे बेसिकली जब वो उस रूम में गई तो वहाँ पर रूम में पहली बात तो कोई सुख सुविधाएं थी नहीं, है ना, और उसके अलावा क्या था, उससे भी विशाल आत्मीयता। आत्मीयता मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मतलब अजीब टाइप का, ठीक है, डार्क टाइप, है ना, वैसा था वहाँ पे, ठीक है। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली वो अपने मेहमान नवाजी के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, मेहमान नवाजी करने के लिए। अतिथि मतलब क्या होता है, मेहमान। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया, ठीक है। मतलब तख्त पर बेसिकली कुछ बिछा हुआ नहीं था, मतलब बेड जो था उस पर कुछ बिछा हुआ नहीं था, तो उन्हें धोती चादर जो कुछ भी मिला वो सब बिछाकर उन्होंने उसे प्रतिष्ठित किया, ठीक है, थोड़ा अच्छे से उसे दिखाया। और क्योंकि वो मेहमान नवाजी के लिए हमेशा रेडी रहते थे, वैसे वो एक घड़ा लेकर आए, उस घड़े में उन्होंने गंगा जल डाला, ठीक है, इस तरीके से हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं। तारों की छाया में उन दिन मर्यादावादी, ठीक है, और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, ठीक है, क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वह मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूलें। मतलब कि बेसिकली तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, मतलब बेसिकली जो वहाँ पे उस समय चल रहा था सब कुछ, उसके बारे में उन्हें ज्ञान हो ना हो वो तो नहीं पता, लेकिन जो सुबह सुबह ट्रेन पर बिठाते समय गुप्त जी को उन्होंने जो उनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो कुछ उन्हें बताया, ठीक है, वो सब बताना वो उन्हें नहीं भूले। मतलब बेसिकली जैसे कवि वगैरह मिलते हैं तो अक्सर वो क्या डिस्कस करेंगे कि भाई कवियों की कम्युनिटी में क्या चल रहा है ना, वो कवि किस बारे में बोल रहे हैं, जैसे कुछ विद्रोही महाकवि हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ना, कुछ मर्यादावादी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं ना, वो सब उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ ट्रेन में बिठाते समय उन्होंने ये जरूर बताया कि तुम्हारे सुख शयन का इंतज़ाम क्या दिया हुआ है ना। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा अवसर नहीं गया जब वो एक बैग आए और बोलने लगे कि भाई ये दे दो वो दे दो, है ना, घी रख दो, लकड़ियाँ रख दो, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, है ना। अब ये कौन कह रहा है, ये कह रही हैं महादेवी वर्मा जी। किसको कह रही हैं, हमें कह रही हैं। किसके बारे में कह रही हैं, निराला जी के बारे में कह रही हैं। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक जाता था, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे ये कभी अगर बोल देती थी कि उनके जो अपने मेहमान है वो यहाँ आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा खुशी दिख जाती थी कि यार ये तो इंतज़ाम हो गया, है ना। जो अपना घर समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा, ठीक है। बट वो ये भी कहते थे कि भाई जो अपना घर समझकर यहाँ पर आए उन्हें मैं ये कैसे कह दूँ कि खाना आप उनके घर पे खा लीजिए, है ना। अब ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं निराला जी। किसको कह रहे हैं, महादेवी वर्मा जी को, है ना। ओके, विस्मय क्या होता है, बेसिकली विस्मय मतलब एक अचंभा, तो उन्हें एक अचंभा लग जाता था, है ना। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। तो यही वहाँ पे बोला था, है ना, हाथों से बर्तन मांजने से लेके अर्चना करने तक, है ना, ये सब लिखा हुआ था ना ऊपर, तो वही सब है ये। अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको शुरू की लाइनें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, मुझे पता है शुरू में आपको नहीं समझी होंगी, ठीक है। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक वो हमेशा तत्पर रहते थे अतिथि के लिए, है ना। अतिथि देवता जैसे आप जानते हैं, अतिथि देवो भव, है ना। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। मतलब ग्रामीण किसान, जैसे आप किसी भी गांव में चले जाओ
तो गाँव में आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होगी। वो तुरंत आपसे पानी पूछेंगे, तुरंत आपके लिए चाय बनाएंगे, मीठा पूछेंगे, मीठे के साथ पानी देंगे, है ना। तो वही मेहमान नवाजी इनके भी अंदर देखी जाती है। और ग्रामीण ही नहीं, मेरे हिसाब से यह संस्कार कैसे ग्रामीण और शहर से मतलब नहीं रहता, या मतलब रहता है हमारे चरित्र से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे परिवार के संस्कार से, है ना। ग्रामीण बेसिकली हो गया कि जैसे जो गांव वाले होते हैं वही करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम कितने भी ज़्यादा डेवलप्ड क्यों ना हो जाए, किसी भी शहर में क्यों ना चले जाएं, कितने भी मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाए, बट हमारे जो संस्कार हैं वो तो वही रहेंगे, है ना। हमारी जो फीलिंग्स रहेंगी वो तो वही रहेंगी। तो यह चीज़ को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है, ठीक है। तो अभी उन्हें एक मौका मिला है, उनकी जो व्यथा है, जो उनकी चल रहा है जीवन में, है ना, उसे जानने का उन्हें क्या मिला है, अभी एक मौका मिला हुआ है। तो देखिए अभी ये क्या करती हैं, ठीक है। सघनता मतलब बेसिकली होता है गहराइयाँ, है ना, व्यथा की गहराइयाँ जानने का। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, ठीक है। सुमित्रानंदन भी जी एक लेखक टाइप थे, लेखक ही थे, और वो पीड़ित थे किससे, टाइफाइड से, दिल्ली में, ठीक है। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित का समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। अब इसी बीच क्या हुआ कि किसी समाचार पत्र ने यह खबर छाप दी कि भाई उनकी डेथ हो गई। जैसे आजकल भी आप देखते होंगे कि डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब पर सब डाल देते हैं, कहीं पर गूगल पर डाल देते हैं कि भाई इस एक्टर की डेथ हो गई, है ना। फिर पता चलता है कि भाई ये तो फॉल्स क्लेम था। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी, ठीक है। निराला जी मतलब कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। मतलब उनके हालात अभी ऐसे हो चुके थे, वो इतना ज़्यादा जल्दबाजी में थे, वो किसी ऐसे काम में उलझ गए थे कि श्री महादेवी वर्मा जी को इतना भी समय नहीं मिला कि वो उन्हें वह बता सके कि भाई ये जो खबर फैली है वो झूठी है। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली इन्हें तो पता था कि भाई ये सब झूठी खबर है, लेकिन निराला जी ज़्यादा माइंड नहीं करते थे, ऐसे समय पर वो भरोसा कर लेते थे, ठीक है। किसी भी चीज़ पे तर्क नहीं करते थे। जैसे आजकल हम हैं तो हम बहुत ज़्यादा तर्क करने वाले बन चुके हैं ना, मतलब हम हर चीज़ में तर्क करते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि भाई इस चीज़ को यूज़ करो, इस चीज़ से तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तो हम तर्क करते हैं कैसे लंबे हो जाएंगे। कोई बोल रहा है इससे आप गोरे हो, हम तर्क करते हैं कैसे गोरे हो जाएंगे। बट उन्होंने तर्क नहीं किया। तर्क मतलब क्या, बेसिकली क्वेश्चन रखना, है ना। ओके। लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई झटका लग गया हो, है ना। जैसे हमें करंट का झटका लगता है तो हम क्या बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मतलब बेसिकली चकरा कर एक जगह पर बैठ जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, है ना। पाषाण मतलब यहाँ पे बेसिकली पत्थर को कहा गया है ना। तो उन्हें लग रहा है कि भाई जैसे कोई तरंगे हैं जिसे उन्होंने स्पर्श कर लिया है, और मानो उसे स्पर्श करते ही अब वो एकदम पत्थर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एकदम चुपचाप बैठे हुए, है ना। इस खबर को सुन के उनकी झुकी पलकों से घुटने पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों। जूही के फूल आप पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, बट सर्च कर लेना आप गूगल पे, ठीक है। तो उनके आंसू कभी कभी ऐसे चमक जाते थे। मतलब बेसिकली वो जो न्यूज़ फैली है किसके बारे में, सुमित्रानंदन जी के बारे में जो न्यूज़ फैली हुई है उसे इन्होंने सच मान लिया है, और उसके कारण जो वो रो रहे हैं तो उनके आंसू जो है वो जूही के फूल के समान प्रतीत हो रहे हैं, है ना। ओके। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को संतावना देने के लिए स्थिर होना पड़ा है, ठीक है। मतलब अस्थिर तो ये खुद थी, अस्थिर मतलब क्या, आप बोल सकते हैं अनस्टेबल, बट उनको संतावना देने के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा संभालने के लिए, सांत्वना देने के लिए इन्हें खुद पहले स्टेबल होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय ना आ गया, ठीक है। मतलब बेसिकली उन्होंने जब कहा कि मैंने समाचार की कंफर्मेशन के लिए तार दिया है, मतलब बेसिकली कहीं से सोर्स लगाया है, तो वो इस चीज़ की प्रतीक्षा करने लगे, और इस प्रतीक्षा उन्होंने तब तक की जब तक रात में इनका दरवाज़ा बंद करने का समय नहीं आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं,
ठीक है। मतलब सुबह 4 बजे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या हुआ, उत्तर आया कुछ कि खबर सच्ची है या झूठी है, ठीक है। तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो घर ही नहीं गए, ये तो ओस में भीगी हुए धूप पर बैठे रह गए रात भर आकाश के नीचे, है ना। धूप बेसिकली बैठने के लिए होता था, ठीक है, बेंच टाइप आप बोल सकते हो, ठीक है। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम आखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे थे कि साथी के साथ तो रास्ता वैसे भी कम मालूम पड़ता था, अखरता था। अखरता बेसिकली एक प्योर लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अखरना मतलब क्या, समझ आना, है ना। वैसे भी पंथ के साथ तो वैसे ही रास्ता कम समझ में आता था, अब तो सोचकर ही थकावट हो जाती है, तो अब हम भी गिरते हैं। मतलब बेसिकली वो अब ऐसा समझ रहे कि जैसे कुछ हो गया है ना उनको, श्री सुमित्रानंदन जी को। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली जब इन्होंने पूछा उनसे कभी कि भाई आपको पुरस्कार में जो प्राइज़ मनी मिलता है उसका यूज़ आप अगर खुद के लिए करोगे, मतलब खुद के लिए नहीं कर सकते क्या, तो इन्होंने कहा वह तो एक संकल्पित अर्थ है। मतलब जो इरादा उन्होंने किया हो, है ना, तो वो इरादा उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था, तो उसका रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है, तो उसका यूज़ उनके हिसाब से खुद के लिए करना सही नहीं है, ठीक है, अनुचित है। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं, तो उनकी विशेषता ही क्या रहे, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कह रही हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ को उथल पुथल से सही नहीं कर पाए, बट इन्हें अब उस चीज़ का खेद दुख नहीं है। खेद मतलब क्या, दुख टाइप, ठीक है। जैसे हमें किसी चीज़ का खेद रहता है ज़िंदगी भर कि भाई काश उस समय मैंने पढ़ाई की होती है, काश उस समय मैंने अच्छा नंबर लाया होता, है ना। तो वैसे ही इनको उस चीज़ का खेद नहीं है, इनको खेद नहीं है कि काश उस समय ऐसा कर लिया होता या और कोशिश की होती, नहीं, इन्हें कोई खेद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो वैसे सांचे में उन्हें ढाल लेती, नॉर्मल कर देती, तो फिर उनकी विशेषता ही क्या रहती। जैसे समझ लीजिए कोई एक स्टूडेंट है और वो हमेशा परेशान रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, कभी वो नॉर्मल नहीं रहता है, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर वो नॉर्मल रहने लगे तो फिर उसकी विशेषता ही क्या रहेगी। हम उसे क्यों जानते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते, 2 एग्जांपल ले सकते हैं बेसिकली। एक तो एग्जांपल आप ले सकते हो रिसेंटली फेमस पुनीत सुपरस्टार का। उसकी विशेषता क्या है कि वो अलग अलग कार्य करता है। अगर हम जाके उसे मोटिवेट करके नॉर्मल कर देंगे कि भाई ये सब मत करो, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगा, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर उनकी विशेषता ही क्या रह जाएगी, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल तारक मेहता आप देखते होगे तो जेठालाल, अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना है तो उसकी विशेषता ही क्या रह जाए, है ना। तो वैसा कुछ यहाँ पे इनके बारे में कहा गया है। उनका अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, ठीक है, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, क्या कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मतलब उनका जो नेचर था, ये जो उनका नेचर था दूसरों के लिए दान कर देना, ठीक है, खुद के बारे में कभी ना सोचना, ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादा पैसे ना खर्चा करना, अपना जीवन निर्धनता से गुजारना, है ना। बेसिकली उनका ये जो अपरिग्रही वृत्ति थी, नेचर जो था ये उनका अपरिग्रही वाला, है ना, उसके बारे में जब बात हो रही थी तो वसंत जी ने परिहास की मुद्रा में कहा। परिहास मतलब बेसिकली जोक करने वाले उस सेंस में कहा, मतलब जैसे हम बैठे हैं साथ में और हमने किसी का मजाक उड़ाया, तो जैसे हम फेस बनाते हैं ना मजाक उड़ाते समय, वैसे ही उन्होंने मजाक बनाया उनका कि तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब बेसिकली मधुकरी मतलब क्या होता है, भिक्षा, ठीक है, भीख मांग के आपको फिर तो खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि भाई भीख तो अभी भी हम खा रहे हैं, है ना। खेद, अनुपात या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। मतलब बेसिकली जो उनका उत्तर आया वो किस प्रकार से उन्होंने झट से उत्तर दिया उसको, ठीक है, अपना जो फेस था, अपना जो उनका मुद्रा थी, ठीक है, उनका जो बेसिकली नेचर था बोलते समय, उसको यहाँ पे दर्शाया गया इस तरीके से, है ना।
अनुपात या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित। मतलब बेसिकली उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा, उन्होंने बहुत ही नॉर्मली एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ, ठीक है, मतलब बेसिकली नॉर्मली उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई मधुकरी तो अब भी खाते हैं, उसमें क्या है। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कट्टु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। ठीक है, मतलब बेसिकली जिस निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, मतलब बेसिकली इनकी निधियों से कैसा जो साहित्य है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। समृद्ध मतलब स्ट्रांग है, मजबूत है। किनके कारण? इनकी निधियों के कारण। ठीक है, मतलब इन्होंने जो लेखन वगैरह किया हुआ है, इन्होंने जो कुछ भी किया हुआ है ना, उसके कारण ही तो कोश जो है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। निधियों मतलब बेसिकली जो फंड्स इन्होंने दिए हुए हैं ना, उससे मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कट्टु सत्य पर आने वाले युग का विश्वास करना मुश्किल है। मतलब जो कोश है, साहित्य का जो कोश है, उससे फंड से जो भीख मांगकर ये अपना जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उस कट्टु सत्य पर आने वाला युग भरोसा नहीं करेगा, है ना। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि पर कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। ठीक है, मतलब बेसिकली अब उनके कपड़ों के बारे में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने कोई खास कपड़े यहाँ पे नहीं पहने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो अधो वस्त्र। ठीक है, मतलब आधा जो वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था। अब इन्हें ये पता नहीं कि भाई गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए। ठीक है, उत्तरीय कब रंग डाले गए ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर इन्हें पता है कि सवेरे स्नान करने के बाद एकादशी में, ठीक है, एकादशी में स्नान करने के बाद हवन आदि कर जब वे निकले, हवन वगैरह करके जब वो निकले एकादशी का, तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। ठीक है, तब क्या हुआ था? गैरिक परिधान पहन चुके थे। अब गैरिक क्या होता है यहाँ पे देखो, गैरिक का मीनिंग बेसिकली होता है आपका जैसे एक अजीब टाइप का कपड़ा पहन लेना। ठीक है, अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनका मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। ठीक है, मतलब बेसिकली अंगोछा उनके पास नहीं था और वस्त्रों में रंग की अधिकता, ठीक है, मतलब उनके जो कपड़े थे उनमें काफ़ी ज़्यादा रंग थे, उसके कारण उनका मुंह, हाथ ही नहीं बल्कि विशाल शरीर भी गायब सा हो गया था। मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। ठीक है, गेरू मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो, गेरू बेसिकली एक कलर होता है। ठीक है, जैसे मतलब रेड कलर ही होता है ये, बट अजीब सा रेड कलर होता है। मतलब जैसे आपने गमला देखा होगा, गमले का जो लाल कलर होता है ना, वैसा, तो वैसे कलर का ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिखर हो, है ना, जैसे धूप में कैसा लगता है कोई पहाड़ लाल रंग का, वैसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसलिए आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।